दोस्तों, अब तक आपने काफी कुछ जाना होगा कि आखिर एक एयरलाइन जैसा बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। इसलिए पूरी प्लानिंग और सूझबूझ के साथ ही इसे शुरू करना चाहिए। काफी हद तक विजय माल्या की अच्छी बिजनेस स्किल और उसके एम्प्लॉय मोटिवेशन की वजह से किंगफिशर ने अपनी पहली उड़ान 9 मई 2005 को भरी। हालांकि कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस के चलते माल्या अपने बेटे के बर्थडे से एयरलाइन को लॉन्च करने में 2 दिन लेट हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एयरलाइन चलाने के लिए पार्किंग स्लॉट्स, लैंडिंग चार्जेस से लेकर टेक ऑफ परमिशंस तक सब कुछ ही बहुत स्ट्रिक्ट होता है और एक एयरलाइन के प्लेन को एयरपोर्ट पर सिर्फ खड़े रहने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। एयरलाइन और टेलीकॉम इंडिया के ऐसे 2 रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं जहां सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही टिक सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस एक स्केल से ऊपर नहीं चल रहा हो तो मुनाफा कमाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि किंगफिशर के बाद से जेट एयरवेज और फिर गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस ग्राउंडेड है, क्योंकि ग्लोबल एक्सटर्नल प्रेशर्स के चलते एयरलाइंस लॉसेस बनाती है और ऐसे में सरकार से लेकर बैंक तक इन सेक्टर को कोई सपोर्ट नहीं करता। वहीं आप देखोगे कि डोकोमो, एयरसेल, वीडियोकॉन जैसी कंपनीज भी जियो के आने के बाद बंद हो गई, क्योंकि जियो ने सस्ता इंटरनेट देकर मार्जिन्स को इतना कम कर दिया कि लिमिटेड यूजर्स के साथ ये कंपनीज सस्टेन ही नहीं कर पाई। किंगफिशर की कहानी भी कुछ आगे ऐसी ही है, लेकिन समय समय पर इस एयरलाइन ने कुछ ऐसे ब्लंडर्स किए जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए। विजय माल्या ने हालांकि सीधे और गलत तरीके से यूबी ग्रुप को आसमान तक पहुंचा दिया था। यहाँ तक कि माल्या इतना डेडिकेटेड इंसान था कि उसने 1 साल में एयरलाइन को आसमान में पहुंचाने के लिए जान लगा दी थी, लेकिन फिर उसी की गलतियों ने आगे इसे डुबा भी दिया। खैर, 9 मई 2005 को किंगफिशर का पहला प्लेन आसमान में टेक ऑफ किया और सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे एयरलाइन ने 20 से 30 एयरक्राफ्ट की फ्लीट उड़ानी शुरू कर दी थी। वाह विजय, सच अ प्लेजर टू फ्लाई किंगफिशर। लोग दूर दूर से हमारी एयरलाइन का एक्सपीरियंस लेने आ रहे हैं। हमारी फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखने के लिए टिकट्स बुक करवाई जा रही है। ऐसा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, खाना, हॉस्पिटैलिटी इंडिया के लोगों ने कभी नहीं देखा। ऑफ कोर्स योगेश, मेरा यही सपना था। लोगों को लग रहा होगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हैं, लेकिन हम हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हैं। हम इतनी अच्छी ब्रांड लॉयल्टी बनाएंगे कि इंडियंस किसी और एयरलाइन में ट्रैवल करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसी के साथ 2005 के अगले साल ही 2006 में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड नाम की कंपनी ने इंडिगो के प्लेन्स उड़ाने शुरू कर दिए। यानी कि इंडिया की 5 कंपनीज अब मेजरली एयरलाइन इंडस्ट्री में ऑपरेट करती थी। पहला किंगफिशर, दूसरी एयर डेक्कन, तीसरी जेट एयरवेज, चौथी इंडिगो और 5वीं इंडियन एयरलाइंस। इनमें से सिर्फ किंगफिशर ही थी जो अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस पर फोकस करती थी। बाकी कंपनीज लो कॉस्ट एयरलाइन थी, जिनकी सर्विस ज्यादातर इस बात पर फोकस्ड थी कि उन्हें लोगों को बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर देश में पहुंचाना है। इसी के साथ 2006 के मार्च महीने में किंगफिशर कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें पिछले 1 साल किंगफिशर ने कैसा परफॉर्म किया ये डिस्कशन होने वाला था। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम की चेयर्स पर बैठे थे और माल्या भी वहां मौजूद था। कम ऑन गाइस, आई थिंक किंगफिशर फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है। पिछले 1 साल में हमारे ट्रैवलर्स ने हमारी वर्ल्ड क्लास सर्विस को बहुत प्रेज किया और हमारी ब्रांड लॉयल्टी ऐसी बन चुकी है कि लोग जेट एयरवेज को फ्लाई करने के बजाय वहां के लॉयल्टी पॉइंट्स गिव अप कर रहे हैं और हमारी एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे फ्लाइंग एक्सपीरियंस में लोगों को अच्छा खाना, अच्छा एंटरटेनमेंट और अच्छी सर्विस बाय अटेंडेंट्स तीनों ही देखने को मिलती है। विजय ये बोलकर शुरुआत एक अच्छे नोट से करना चाहता था, लेकिन अभी भी उसके बोर्ड के कुछ मेंबर्स थे जिन्हें ये एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखने वाला आइडिया पसंद नहीं आया था। हालांकि वो भी जानते थे कि किंगफिशर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे फिलहाल विजय माल्या की एयरलाइन 5% का एयर ट्रैफिक इधर से उधर पहुंचा रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि किंगफिशर ने ऐसी कार्गो सर्विस की भी शुरुआत करी थी जिसमें वो सामान को एक ही दिन में बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में इधर से उधर पहुंचा देगी। इसमें दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहर शामिल थे। इन सब से पूरी एयरलाइन को अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन कल्याण गांगुली फिलहाल हाथ में एक रिपोर्ट लेकर बैठा था। विजय, एयरलाइन ने ग्रोथ दिखाई है क्योंकि हमने अभी इसे स्टार्ट किया है और नंबर्स का बेस छोटा होने की वजह से अभी ग्रोथ 2x 3x दिखने को मिलेगी। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस की वजह से फ्लाइट काफी महंगी है और इंडिया के ट्रैवलर्स काफी कॉस्ट कॉन्शियस ट्रैवल करते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बस एक बार हमारे साथ फ्लाई किया और उसके बाद वो वापस एयर डेक्कन जैसी अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन पर मूव हो गए।
और साथ में इन एक्सपीरियंस को ऑफर करने की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सैलरीज से लेकर ऑपरेशन तक हर चीज में हमारे नंबर्स काफी हाई हैं, और वहीं रेवेन्यू की बात करें ना तो अभी हम सबसे नीचे हैं। बिल्कुल गांगुली, जो तुमने कहा एकदम सही कहा, लेकिन हमारे पास किंगफिशर फर्स्ट और किंगफिशर क्लास जैसी क्लासिफिकेशंस हैं, जिसके चलते हम इंडिया के अमीर ट्रैवलर्स को इसका फायदा उठाने देना चाहते हैं। और आई नो इंडिया का ट्रैवलर कॉस्ट कॉन्शियस है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी वही 80% लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं जिनके पास पैसा है, जो खर्चा करने से डरते नहीं है। और जब 80% ऐसे अनकॉन्शियस ट्रैवलर्स हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस कंटिन्यू करें। धीरे धीरे जब वो कस्टमर हमारे साथ 7 से 8 बार फ्लाई कर लेगा, तो हम जो इन एक्सपीरियंसेस पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो अपने आप प्रॉफिट से बैलेंस आउट हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि किंगफिशर का फ्लीट साइज एक्सपैंड करने की बहुत जरूरत है। अभी हम सिर्फ 15 से 20 एयरक्राफ्ट्स के साथ चल रहे हैं, जिसमें से आधे तो लीज पर हैं। ये सुनकर कल्याण गांगुली और यूबी ग्रुप के सीएफओ रवि ने अपना हाथ माथे पर मार लिया, क्योंकि माल्या सिर्फ यूबी ग्रुप को खाली करके सब कुछ किंगफिशर एयरलाइन में इन्वेस्ट किए जा रहा था। वो जानते थे कि बैंक से लोन मिल पाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, और इसी के साथ फिलहाल सरकार ने एविएशन सेक्टर के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को बैन किया हुआ था, यानी कि बाहर के लोग किसी भी तरह से हमारे देश के डोमेस्टिक एयरलाइन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए वो पूरा ऑप्शन एकदम स्क्रैप हो चुका था। और फिलहाल विजय इन सब सिचुएशंस के बावजूद चीजों को बिना समझे और भी पैसे एयरलाइन में डालने को कह रहा था। लेकिन विजय, हमें पहले एयरलाइन के यूनिट इकोनॉमिक्स को ब्रेक इवन पर लाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एयरलाइन में अंधाधुंध पैसा डालते रहें। उधर से यूबी ग्रुप का अल्कोहल बिजनेस इससे पूरा इम्पैक्ट होगा। जहां से रेगुलर कैश फ्लो बन रहा है, उसे खाली करके हम एक लॉस मेकिंग बिजनेस में सब इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज तुम्हें समझनी होगी विजय, एंड आई एम श्योर कि सभी बोर्ड मेंबर्स भी इससे अग्री करते होंगे। विजय ने इस बात के बाद सभी बोर्ड मेंबर्स की आंखों में आंखें डालकर देखा। सभी की गर्दन झुकी थी और सब जानते थे कि विजय को मना करने का नतीजा क्या हो सकता है। असल में विजय ने यहाँ ज्यादातर तो अपने चमचे ही रख रखे थे। बस कुछ ही पुराने ऐसे एम्प्लॉयज थे जो उसके सजेशन पर सवाल उठा पाते थे, बाकी सब उसकी हाँ में हाँ ही मिलाते थे। विजय ने फिलहाल एक नजर सबकी तरफ घुमाई और सबसे सवाल पूछना शुरू किया। क्यों मेरे प्यारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम नहीं चाहते कि हम एक इंटरनेशनली बेस्ट एयरलाइन बन जाएं? हमारा मार्केट शेयर 5% से बढ़कर 50% हो जाए, हम सबसे लार्जेस्ट फ्लीट ऑपरेटर बने। क्या आप सब इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझते हैं? क्या आपने देखा कि पिछले 8 से 9 महीनों में हमारी एयरलाइन कहां से कहां पहुंच गई? लोग अपने मुंह से मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारी लोगों के रिव्यूज, फीडबैक, मीडिया में की जा रही बातें सब बिल्कुल टॉप नॉच है। किंगफिशर में फ्लाई करना हमने लोगों के लिए एक सपना बना दिया है। ठीक जिस तरह से कुछ साल पहले जब हमने किंगफिशर को इंडिया का लार्जेस्ट बियर सेलिंग ब्रांड बनाया था, उस वक्त भी तो कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे ना, जिसका अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल इक्वल था। और रिजल्ट देखो, लोगों के दिमाग में अगर आज बियर आती है तो सिर्फ किंगफिशर ही सबसे पहला नाम आता है। ऐसे ही वो इंडियंस जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे, उनके सामने भी हमें किंगफिशर की एक ऐसी ही इमेज बनानी होगी, एक ऐसी एयरलाइन जो जानी जाती है अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए। और इसके लिए अगर अभी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है तो क्या हुआ, जल्द ही हम तरीका ढूंढेंगे जिसमें हम इसे इंटरनेशनल रूट पर ऑपरेट करवा सके। एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि बाकी एयरलाइंस से रिलेशंस अच्छे करके लोगों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स में ट्रैवल करवा के उनके लिए उनका एक्सपीरियंस अच्छा कर देंगे और कॉस्ट कम कर देंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी जरूरत है, आपके विश्वास की इस बिजनेस में जरूरत है। हमने अपने काउंटर्स पर अब तक सिर्फ भीड़ देखी है, लेकिन अगर इस धंधे से बड़े प्रॉफिट्स कमाने हैं तो अब उन काउंटर्स का नंबर बढ़ाना होगा। ऐसी कोशिश करनी होगी कि 15 मिनट में कोलकाता और दिल्ली जैसे बिजी एयरपोर्ट से हमारा ही एक प्लेन टेक ऑफ हो। लोगों को अलग अलग ऑप्शंस दो कि जहां वो जाना चाहते हैं वहीं किंगफिशर उन्हें फ्लाई करवाएगा। आखिर इसीलिए तो हमने इसकी टैगलाइन रखी थी कि फ्लाई द गुड टाइम्स विद अस। तो हमें ये गुड टाइम लेकर आना होगा, सबको प्रूव करके दिखाना होगा। माल्या नहीं चाहता था कि उसका कोई भी एम्प्लॉय उसके डिसीजन से डिसअपॉइंट हो, क्योंकि इतना बड़ा फ्लाइट ऑपरेटर बनने के लिए सबका विश्वास होना और उसके इस बिजनेस से खुश रहना बेहद जरूरी था।
और इस स्पीच के बाद सभी लोग विजय माल्या के सपोर्ट में आ गए थे। लेकिन सब शायद ये भूल गए थे कि एक बिजनेस जब किसी सेगमेंट में अच्छा हो तो वहाँ पर एक्सटेंड करके इन्वेस्ट करना बहुत प्रॉफिटेबल बात होती है, पर जब आप एक बिल्कुल नए और महंगे सेक्टर में एंटर करते हो तो उसके लिए आपको सही प्लान और स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। दूसरा ये कि आपकी कंपनी के बोर्ड में कल्याण गांगुली और रवि जैसे लोग जरूर होने चाहिए जो वक्त वक्त पर आपके प्लान्स को ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ क्वेश्चन करें। पर विजय की आदत थी कि आसपास ऐसे लोगों को रखना जो हर उसके डिसीजन को वैलिडेट करके उसे कॉन्फिडेंस दे सके। इसलिए यहाँ से किंगफिशर ने और भी एक्सपेंड करके 20 से 30 फ्लीट्स को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें खर्चा बहुत आया, लेकिन इसी के बाद विजय माल्या के दिमाग में एक जिद और बैठ गई कि उसे किंगफिशर को इंटरनेशनल रूट पर लेकर जाना है। अच्छी खासी चल रही डोमेस्टिक एयरलाइन को इंटरनेशनल रूट पर ले जाने के लिए विजय माल्या ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे इस लॉयल ब्रांड के लिए लोग अनलॉयल होने शुरू हो गए थे। आखिर क्या था वो डिसीजन, जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।